वृक्ष बचाओ वृक्ष जो कहा जाता है ना, सेव द ट्री सेव द नेचर, वाईफाई कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से हम लोग का 1 आवर्स के अराउंड में क्लासेस डिस्टर्ब हुई। तो आप लोग बने हुए हैं, सबसे अच्छी बात यही है कि अभी तक आप लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग कहानी को वहीं से बढ़ाते हैं जहां पर हम लोगों की क्लास अभी जस्ट छूटी हुई थी। तो मैं आप लोग से क्या बातचीत कर रहा था, तो बातचीत का जो मुद्दा था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर हम लोग थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया रहता है। 1928 ईस्वी नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट की जो मांग रहती है, इस पर क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय दिया जाता है। किस चीज के लिए समय दिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट की मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। नेहरू रिपोर्ट की मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। अब नेहरू रिपोर्ट की मांग 1 वर्ष की अवधि में स्वीकार किया जाए। ब्रिटिश सरकार का कोई भी उत्तर नहीं आता है। ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक रुख को देखते हुए, नकारात्मक रुख को देखते हुए क्या होता है, आईएनसी का अधिवेशन 1929 का किया जाएगा। आईएनसी अधिवेशन 1929 का होगा। कहां पे अधिवेशन होता है, तो यह अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है। यह सब कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो रावी नदी के तट पर अधिवेशन होगा। अध्यक्षता किसने किया भाई, तो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू की जो प्रेसिडेंटशिप होता है, अध्यक्षता होता है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन के नवीन उद्देश्यों को स्वीकार किया जाता है। कल भी मैंने एक कविता आप लोग को सुनाया था, कहा था कि भगवान कृष्ण जो है कौरवों की सभा में कहे थे, न्याय करो तो आधा दो, नहीं तो दे दो केवल 5 गांव। यहां पर भी भारतीयों की मांग क्या रहती है कि भाई न्याय की बात तो स्वतंत्रता होती है, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट से हम केवल डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस मींस कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा, ब्रिटिश जो वायसराय हैं वो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में होंगे, विनियामकीय संरचना में होंगे, और कहीं भी उनको लगता है कि उनके फिक्स जो दिशा निर्देश है उससे अलग प्रशासन हो रहा है तो वो वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो बात स्वतंत्रता की थी, लेकिन मांगा क्या गया था, इन्होंने कहा कि नहीं हमें डोमिनियन स्टेटस ही दे दीजिए। बाकायदे 1 वर्ष का समय काल भी दिया गया, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब कहा गया कि न्याय करो तो समथिंग, अब जो नए लक्ष्य हैं, नए लक्ष्य मींस की पूर्ण स्वराज की बात की गई या पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किया गया। ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी किसके दबाव के कारण होता है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस दौर के युवा नेता रहते हैं, इन युवा नेताओं के दबाव के कारण होता है। अब देश में एक नया उत्साह है, एक नई ऊर्जा है, किस बात की भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा, पूर्ण स्वराज मिलेगा। अब इसी नई ऊर्जा को देखते हुए क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधारशिला पड़ेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधारशिला पड़ेगी। गांधी जी अब मोमेंटम में आएंगे और गांधी जी क्या रखेंगे, तो शुरू करने से पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी की पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि क्या है, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, 11 पॉइंट डिमांड्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी 11 सूत्रीय मांग रखते हैं ब्रिटिश सरकार के समक्ष। इनको पता रहता है कि सरकार इतनी क्रूर है कि मानेगी नहीं। तो एक तरीके से किसी भी आंदोलन को शुरू करने की जो एक भूमिका होती है, तो गांधी जी के जो 11 पॉइंट डिमांड्स हैं वो वही रोल को प्ले कर रहे हैं। तो इस 11 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांगे क्या रहती है भाई, तो मुख्य मांगे जो है, मुख्य मांगे, तो पहली मांग रहती है नमक कानून को समाप्त करना, नमक कानून को समाप्त करना। नमक पर कर लिया जाता था, यही कानून रहता है, नमक कर कानून कर दीजिए, इसको समाप्त करना, एबोलिशन ऑफ द सारी टैक्स। दूसरी मांग क्या रखते हैं, दूसरी मांग ब्रिटिश सेना तथा प्रशासन के खर्च को
50% कम करना। अंग्रेजों का भारतीय मदों पे बहुत ज्यादा खर्च होता था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक तरीका था। तो भारत में एक भारी भरकम प्रशासनिक महकमा रखे हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो। 1858 में आपने देखा था पील कमीशन, रॉयल कमीशन। पहले जो वो भारतीय सैनिकों को ज्यादा रेशियो में रखे थे, अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। उस जमाने में जो आईसीएस सेवा थी, सिविल सर्विसेज है, दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन दिया जा रहा था। दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी कहते हैं कि अपने लोगों को आप अनावश्यक बहुत ज्यादा उन पर खर्च हो रहा है, तो प्रशासन और सेना पे जो खर्च हो उसे 50% कम किया जाए। अगला क्या मांग रहता है भाई? तो अगली मांग है राजनैतिक कैदियों की रिहाई। जो भी राजनीतिक कैदी इनके पास बंद हैं उनको रिहा किया जाए। अगला जो है रुपया स्टर्लिंग जो है, पाउंड स्टर्लिंग होता है, तो रुपया स्टर्लिंग के विनिमय दर को निर्धारित किया जाए। जो रुपया और स्टर्लिंग का आरबी बाई डॉलर है, डॉलर लगभग 80 से 90 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता है। अगला क्या है? अगली मांग है भू राजस्व दरों में कमी करने की मांग करते हैं। हाफ है 50% की कमी, 50% की कमी करना। और भी 11 मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं, जैसे सीआईडी है, उनकी जो विजिलेंस बॉडी है उसमें कहते हैं सुधार कीजिए। अब क्या है, ये एक तरीके से भूमिका बनाई जा रही है। ब्रिटिश सरकार फिर से वही अपना जो कहा जाता है वही पुराना तेरा बहाना। ब्रिटिश सरकार का कोई भी सकारात्मक रुख जो है इस 11 सूत्री मांग पर नहीं आता है, और अंततः क्या हो जाता है? अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। एक सेकंड जो है इनको भेजिएगा, बुरी कमेंट नहीं आ रहा है बच्चों के। बच्चों कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं। लास्ट कमेंट कब का है? अच्छा अभी कर रहे हैं, ओके ठीक है, अभी आ गया। चलिए भाई, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे क्लास चल रही है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्लास नहीं चल रहा है। आप लोगों के लिए जिस स्टूडियो में हम लोग क्लास लेते हैं उसके नीचे जो है वृक्ष को काटा गया था। वाईफाई का जो तार था वो कट गया था, वो मतलब तार ही टूट जाना जो होता है। आधा घंटा तो उसी में हुआ कि रिकवरी हो जाए, नहीं हो पाया। फिर उस स्टूडियो से दूर जो है, ये स्टूडियो तो थोड़ी दूरी पे है, वहां से फिर शिफ्ट करके यहाँ पे लाया गया। तो आवाज आ रही है भाई ना? ठीक है। तो चलिए जो है, तो अंततः ये निर्णय हुआ बच्चों की क्लास आज की जो है न छूटने पाए। तो चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो कौन कौन सा पहलू है? तो पहला मुद्दा है आंदोलन का कारण क्या है। दूसरा मुद्दा है आंदोलन का कार्यक्रम क्या है। तीसरा मुद्दा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार असहयोग आंदोलन से भिन्न था। अगला मुद्दा है आंदोलन की शुरुआत और विविध क्षेत्रों में प्रचार प्रसार। अगला जो है गांधी इरविन पैक्ट और आंदोलन का स्थगन है। अगला मुद्दा क्या है भाई? अगला मुद्दा जो है गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। अगला जो मुद्दा है आंदोलन में विविध वर्गों की भागीदारी। और फाइनली आंदोलन की
समाप्ति। तो एक तरीके से कंफ्यूज ना हो, पहला मुद्दा कारण देखा जाएगा, दूसरा मुद्दा कार्यक्रम देखा जाएगा, तीसरा मुद्दा हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौथा मुद्दा जो है आंदोलन की शुरुआत और विविध क्षेत्रों में प्रचार प्रसार, अगला मुद्दा है गांधी इरविन पैक्ट और आंदोलन का स्थगन है, अगला मुद्दा है गांधी जी का स्थगन होने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना और द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, अगला मुद्दा है कि विविध वर्गों की क्या भागीदारी है, फिर अंततः आंदोलन की समाप्ति कैसे हो जाता है। ठीक है, तो आइए भाई जो है हम लोग देखते हैं आंदोलन का कारण क्या है। आंदोलन का कारण क्या है? तो आंतरिक कारण, आंतरिक कारण में अब किसी भी आंदोलन का कारण का पहलू आपको समझना है। जैसे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो किसी भी आंदोलन के अगर कारण को समझना है, उसके पहले के कुछ जो उसके कुछ वर्ष पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको बता दीजिए। कारण को देखने का एक नजरिया मैंने बताया था कि आंतरिक कारण है और बाह्य कारण है। आंतरिक कारण क्या है? तो आंतरिक कारण जो है वह द इंटरनल फैक्टर, दिस इज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के सभी गोरे सदस्य और भारतीयों का आक्रोश, और भारतीयों का आक्रोश। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। अगला मुद्दा जिसे मैंने कहा था कि हम लोग जब ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन और समाजवादी विचारधारा का उदय देखेंगे तब किया जाएगा। तो ब्रिटिश दमनात्मक नीतियां या प्रयास, इन नीतियों प्रयास में कुछ उदाहरण भी है भाई। द सप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज, कुछ इसके उदाहरण भी हैं। तो उदाहरण में क्या है? मेरठ षड्यंत्र केस, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक्सेट्रा इत्यादि। अगला जो है लाला लाजपत राय की ब्रिटिश बर्बरता से मृत्यु। एक युग थे भाई, इतने जो कहा जा सकता है कि इतने वेटरन जो लीडर हैं उनको इतने बर्बर तरीके से मारा जाना कि कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। कमोबेश ये क्या है? कमोबेश ये सारे कारण हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सुनिश्चित करते हैं। बाह्य कारण क्या है भाई? यदि देखा जाए तो इस कारण में बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारक क्या है? तो बाह्य कारक में 1929 की महान आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ठीक है, जय माता दी नहीं बोलना है, क्लास चल रही है बेटा, कोई सत्संग और प्रवचन नहीं चल रहा है कि प्रेम से बोलो जय माता दी। तो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड देयर वाज द एडवर्स इंपैक्ट ओवर इंडिया आल्सो एंड इट लेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, की महान आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी। अगला जो है रूस की क्रांति की सफलता और भारत में समाजवादी विचारों की बढ़ती लोकप्रियता। तो ये सारे कारण क्या है भाई? ये सारे कारण क्या है? पहले तो पता नहीं कौन सा आप लोगों का क्लास चल रहा है तो क्यों कह रहे हैं क्लास नहीं चल रहा है? क्लासेस चल रही है भाई, अगर नहीं चल रही है तो आप मैसेज डाल दीजिए ना कि जिन बच्चों का चल रहा है वो मैसेज डाल दीजिए कि अपने मोबाइल को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करें, मतलब जो रनिंग क्लास तब से खोले होंगे उसे क्लोज करके फिर से स्टार्ट करें, चल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये सारे जो मिले जुले कारक हैं, ये सारे कारक जो होते हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारक बनते हैं। अब कहां पे आते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, वेरियस
प्रोग्राम्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम है, हर बात पे हम लोग कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। स्वदेशी में कार्यक्रम देखा गया था, असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम देखा गया था, इसके साथ साथ जो है जो स्वराज दल है उसका भी कार्यक्रम देखा गया था। यहां पे बड़ा ही आसान से एक लाइन में मैं बता दूं कि कार्यक्रम क्या है, तो एक लाइन में कार्यक्रम कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के सभी कार्यक्रम प्लस एक एक्स्ट्रा हो जाता है ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना। ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड टू डिनाई द ब्रिटिश रूल, टू डिनाई द लॉ ऑफ ब्रिटिश रूल। अब भाई आप लोग को पता है असहयोग आंदोलन के सारे कार्यक्रम क्या है, तो असहयोग आंदोलन के सभी कार्यक्रम जो है दो भागों में हम लोगों ने देखा था। पहला जो है बहिष्कार था और दूसरा जो है गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम थे। बहिष्कार में आप सबको पता है ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना है, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करना है, विदेशी शराब की दुकानों पर धरना देना है, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार करना है, तथा गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है वो परसों से ही हम लोग चिल्ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, छुआछूत उन्मूलन को बढ़ावा देना है। ये क्या है भाई, ये जो है इसके रचनात्मक कार्यक्रम है। तो असहयोग आंदोलन के सारे कार्यक्रम तो है ही, एक और बढ़ गया, वो क्या है, ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करना। अब मुद्दे की बात क्या है, अगला पहलू क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार असहयोग आंदोलन से भिन्न था, हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कहने का अर्थ क्या है भाई, अब कहने का अर्थ यह है कि जरा सोच करके बताइए आप लोग, कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे भिन्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे भिन्न है, सोच के बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? तो कहने का अर्थ क्या है, आज की पूरी क्लास मुझे लग रहा है डिस्टर्ब भी चल रही है। हाँ बिल्कुल सही भाई, सुल्तान का कहना है कि जिसकी क्लास नहीं चल रही है वो क्या करेगा, वो रिकॉर्डेड देख लेगा, तो शोर मचाने की जरूरत नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से कैसे भिन्न है, असहयोग आंदोलन में लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति है, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है। अगला क्या है भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या है, तो कार्यक्रम ब्रिटिश शासन से असहयोग करना है। यहां पे क्या है, तो यहां पर जो कार्यक्रम है ब्रिटिश कानून की अवहेलना करना है, ब्रिटिश कानून को तोड़ना है। अगला क्या अंतर है भाई, तो अगला जो है अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी उपज है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1929 की महान आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों की उपज है। यहां पर क्या है भाई, तो यहां पे जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं ये वर्ल्ड वॉर प्रथम और उससे महंगाई की उपज है। तो क्या है, ये दोनों के बीच में आपको भिन्नता के बिंदु दिख रहे हैं। अन्य कुछ और पहलू दे सकते हैं, भागीदारिता के स्तर पर बताइए, जन भागीदारी के स्तर पर, जन भागीदारी के स्तर पर यहां पर जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की
बढ़ चढ़कर भागीदारी थी, बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। यहां पर क्या है, यहां पे अपेक्षाकृत कम है, अपेक्षाकृत मुस्लिम भागीदारी, मुस्लिम भागीदारी कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि जिन्ना जी अपना अलग राग अलापना शुरू कर दिए थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू कर दिए थे, 1/3 मुस्लिम आरक्षण मांग करके मुस्लिमों को पोलराइज करने की राजनीति शुरू कर दिए थे। कुछ ऐसा मुस्लिम लीग के द्वारा अब प्रचार प्रसार होने लगा था कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों का एकमात्र उनके हितों का संरक्षक है, संवर्धक है। तो ये क्या है? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के मध्य अंतर है। तो यही प्रश्न भी है, ठीक है, यही प्रश्न भी है। एक और अगर देखा जाए, अगर एक और पहलू देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर का मुद्दा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का द्वितीय जन आंदोलन था, गांधीवादी चरण का दूसरा जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन के रूप में है। लोकप्रियता के स्तर पर एक और देखा जाए, लोकप्रियता के स्तर पर, लोकप्रियता के स्तर पर असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसके साथ साथ विदेशी सामानों का बहिष्कार अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, विदेशी सामानों का बहिष्कार अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है भाई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश कानून को तोड़ा जाना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नमक कानून को तोड़ा जाना, नमक कानून को तोड़ा जाना गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। ये कहां पे लोकप्रियता हुआ था? गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में। इसके साथ साथ नो चौकीदारी, चौकीदारी कर नहीं देना, कर नहीं देना, ये कहां लोकप्रिय हुआ? बिहार में लोकप्रिय हुआ। वन कानून का उल्लंघन, वन कानून का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन कहां पर? तो एमपी में, एमपी उस जमाने में सेंट्रल प्रोविंस था, सीपी कहा जाता था। एमपी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। कनिंघम सर्कुलर का विरोध होता है, क्या है? कनिंघम सर्कुलर का विरोध आसाम में होता है। तो आंदोलन की लोकप्रियता के स्तर पर ये क्या है? आंदोलन की लोकप्रियता के स्तर पर अत्यधिक जो है लोकप्रिय हुआ। तो देखिए बच्चों ने, ऐसे ही वो क्या करेंगे, ऐसे ही जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो आपसे प्री में भी स्टेटमेंट बना करके पूछेंगे, और ऐसे ही वो मेंस में डिक्टो, यही प्रश्न मेंस में पूछा गया है। चलिए प्रश्न लिख लीजिए आज का जो है भाई। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न जो है, लिखिए प्रश्न जो है, प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार, किस प्रकार असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से भिन्न था? सविस्तार चर्चा करें, सविस्तार चर्चा करें। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका कारण क्या था, इसका कार्यक्रम क्या था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे जो है असहयोग आंदोलन से भिन्न है। अब आगे आते हैं हम लोग। आंदोलन की शुरुआत, सिविल डिसओबीडियंस, सीडीएम इसे कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। गांधी जी माहौल बना चुके थे, 11 सूत्री मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आना। एक तरीके से गांधी जी ने 11 सूत्री मांग, वो उस जमाने में कौन वायसराय थे? लॉर्ड इरविन रहते हैं।
इरविन को पत्र लिख करके इन्होंने 11 सूत्री मांग रखा हुआ था। जब 11 सूत्री मांग पत्र लिख कर दिया गया तो इरविन ने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तो गांधी जी का बड़ा ही फेमस कथन कहता है कि गांधी जी कहते हैं कि हमने ब्रिटिश शासन से रोटियां मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि 11 सूत्री मांगों पर कि भाई आप उस पर एक्शन लीजिए। रोटी मांगा था, आपने पत्थर दिया, आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मतलब कि वही पुराना तेरा बहाना। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां जो है अब खत्म हो गई, अब क्या है, अब अगले चरण का आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होता है? 12 मार्च का दिन है, 12 मार्च 1930 ईस्वी। स्थान कौन सा है? तो स्थान जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद है। कितने सहयोगी हैं? तो कुल 78 सहयोगी हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं भाई, अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कहां के लिए यात्रा करते हैं? तो इसे जो है दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी मार्च कहा जाता है। दांडी कहां पे है ये भी प्रश्न पूछा गया। दांडी जो है गुजरात का नवसारी जिला है, नवसारी जिला है। तो साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ क्या करेंगे? दांडी मार्च करेंगे। ये भी पूछा है साबरमती आश्रम कहां पे है। दांडी मार्च बच्चों को लगता है दांडी में होगा, अहमदाबाद में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है दांडी मार्च की शुरुआत होती है। मैंने पहले भी कहा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी चल पड़े जिधर दो डगमग पग, चल पड़े उधर लाखों पग। तो मुद्दे की बात क्या होता है? मुद्दे की बात है कि दांडी मार्च कब पहुंचते हैं? तो 6 अप्रैल, 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे। आंदोलन की शुरुआत पे हम लोग बात करें 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ये दूरी कितने किलोमीटर की रहती है? तो ये दूरी 375 किलोमीटर लगभग। 375 किलोमीटर कितने दिन में चले भाई? तो 18 5 23 1 24 दिनों में। मार्च 31 का महीना होता है, 24 दिनों में 375 किलोमीटर चलना, समझ रहे हैं? लगभग प्रतिदिन 15 किलोमीटर या उससे ज्यादा ही आएगा। ये गांधी जी की शख्सियत थी। अन्य लोग नेता बनने का दिखावापन करते थे, गांधी जी जो थे वो सही मायनों में जन नेता थे। मैंने कई बार आप लोगों से कहा था ना कि जहां पे सारे नेता सोचना समाप्त करते थे, गांधी जी उससे ऊपर सोचना शुरू करते थे। और आप लोग से कहा भी था कि गांधी जी कोई एरू गैरू परिवार से तो थे नहीं भाई, पिताजी मंत्री थे। आप और हम लोग तो आम परिवार से है भाई ना, वी आर फ्रॉम द कॉमन मैन फैमिली। अगर आपको कर दिया, वो भी मार्च अप्रैल का महीना है, मार्च अप्रैल की गर्मी समझ रहे हैं आप, और हमको कर दिया जाए 15 किलोमीटर चलने के लिए, एक ही दिन में हालत खराब हो जाएगी। और गांधी जी जैसा राष्ट्रीय नेता, जहां सब लोग सोचना समाप्त करते थे गांधी जी उसके ऊपर, उसका एक वानगी देखिए। गांधी जी 24 दिनों तक नहीं थकना है, नहीं रुकना है, और 375 किलोमीटर की दूरी तय की। आम जनता में क्यों ये करिश्माई थे? क्योंकि आम जनता से जुड़ाव होता था। जिस गांव से, जिस कस्बे से, जिस शहर से होकर गुजरते थे, चल पड़े जिधर दो डगमग पग। आप लोग 20-22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, यही उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं। और युवाओं को कहा जाता है ना, युवाओं में जो ऊर्जा और उत्साह होता है। गांधी जी कोई युवा नहीं थे, 1869 में ही पैदा हुए थे, अभी 1930 चल रहा है। गांधी जी लगभग जो है 61 साल के, 61वें साल में है, 60 साल से ज्यादा सीनियर सिटीजन है। 60 साल से ज्यादा की उम्र में प्रतिदिन 15-16 किलोमीटर चलना भाई मजाक है क्या? हाँ, तो बच्चों मुद्दे की बात यह है ना कि गांधी जी, अन्य नेता के बस की बात ही नहीं थी। अन्य नेता तो भाई गाड़ियों में घूम रहे हैं। कल भी देखे स्वराज पार्टी के जो नेता है, गांधी जी की अपनी जो शख्सियत थी, अपना जो त्याग था, और अब जानते थे कि आज भी विदेश एक बार चले जाए ना, दिल्ली बंबई आ जाते हैं लोग, उसी को कहते हैं मैं दिल्ली गया था, दिल्ली के मेट्रो में बैठा था, 2 साल दिल्ली में तैयारी किया था। गांधी जी भी विदेश से पढ़ाई किए थे, और कब? उस जमाने में। आज मैं कह रहा हूं दिल्ली बंबई लोग आ जाते हैं तो उसे अपनी उपलब्धि बताते हैं, मैं 2 साल दिल्ली में रहा था। सबको पता था कि भाई ये व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है। 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र में पैदल चलना 375 किलोमीटर, अब वो भी लंगोटी पहन करके चलना। 1921 से ही मैंने कर दिया था ना, 1921 से ही इन्होंने तन पर पूरा वस्त्र पहनना बंद। आपको भी गांधी जी का अगर आंख बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए, तो लंगोटी पहना हुआ, आधा मतलब, एक लंगोटी मतलब भाई शरीर दिखता था, तो से ऊपर धोती होती थी, ऐसे फेंकते थे साल की तरह जो है, तो आधा शरीर जो दिखता था, पीछे का पेट दिखता था। कोई नेता उस जमाने का लंगोटी ही पहन ले, मतलब इसीलिए गांधी जी के नाम पे ही युग का नाम क्यों रखा गया?
इसे आप लोग आत्मसात कीजिए, इसे मन मस्तिष्क में बैठाइए। ये सब पढ़ने की चीजें नहीं है, ये सब अनुभव की चीजें हैं। तो जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिला में पहुंच करके नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक कानून को तोड़कर क्या किए भाई, नमक कानून को तोड़कर औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी है। सविनय अवज्ञा मतलब वही है कानून की अवज्ञा करना। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, दांडी के तट पर हजारों हजार की भीड़ थी, और इस उत्साह के साथ इस जो है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव, एक छात्र है अभिनव, इन्होंने कमेंट किया सर आपने मेरी विचारधारा बदल दी। ये मेरा सौभाग्य है भाई कि अगर मैं आपकी सोच में कोई बदलाव ला सकूं तो वो क्या है, सिलेबस पढ़ाना, सिलेबस रटाना एक अलग मुद्दा है, इतिहास को एहसास कराना ना, फिर से करो ना आप लोग, अभी नए नए क्या है, नए नए नई पौध है। एक कहावत कहा जाता है भाई कि छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है। अभी छोटी उम्र 20-22 साल के बच्चे अभी इतने मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो आपको इतिहास क्या दिखेगा, आपको इतिहास जो है एक सिलेबस के रूप में रट्टा मारना ही दिखेगा। सिलेबस की परिसीमा से आपको उठा करके और अपने महापुरुषों की बलिदानियों को, उनके त्याग को और उनके विचारधारा की जो पवित्रता है, अगर इसे एहसास करा दिया, यही मेरी भूमिका है। चलिए भाई, कई सारे छात्र कह रहे हैं कि मेरी भी सोच में बदलाव आया। बच्चों यही तो कह सकते हैं ना कि यही हम लोगों की कह सकते हैं कि एक भूमिका है कि आपके जीवन में कोई भी सार्थक बदलाव कर सकूं, तो शायद जो है एक शिक्षक धर्म की भूमिका के साथ, पढ़ाना तो सब लोग पढ़ा रहे हैं भाई, मैं भी पढ़ा रहा हूं, बदले में प्रोफेशनल ही मेरा, हम लोगों का प्रोफेशन है। अगर कुछ सकारात्मक बदलाव ला सका तो कह सकते हैं ये अपने कर्म के साथ जो है एक न्याय हुआ। चलिए भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है शुरू हो गया। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, आंदोलन का प्रसार। आंदोलन का प्रसार, आंदोलन कहां से शुरू हुआ था भाई? आंदोलन जो है गुजरात के तट से शुरू हुआ था, कुछ ऐसा ही भारत का नक्शा बनता है, जो गुजरात के तट से शुरू हुआ था। अब आंदोलन का प्रसार क्या होगा? आंदोलन का प्रसार देशव्यापी होगा, आंदोलन का प्रसार देशव्यापी होगा। ये सब आपके एग्जाम में प्री में सब पूछा गया है, अगर भूल गए तो काम खत्म, वो स्टेटमेंट ही बनाते हैं। गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ, गुजरात गांधी जी ने सीडीएम की शुरुआत की। अब क्या है, मालाबार मतलब कि केरल है, मालाबार मतलब केरल है। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंदोलन का नेतृत्व के केलप्पन ने किया। कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु है, यहां पे नेतृत्व किसने किया? तो यहां पे नेतृत्व सी राज गोपालचारी ने किया, सी राज गोपालचारी ने नेतृत्व किया। हर जगह पे नमक बना करके, नमक कानून, नमक बनाना आम व्यक्ति को स्वीकृत नहीं था, अलाउड नहीं था, ये लोग नमक बना करके नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। नमक पर कर लेना, मैंने कहा था गांधी जी का ये दृष्टिकोण था कि इस दुनिया में हवा और पानी के बाद एक मानव की सबसे अगर आवश्यक आवश्यकता है तो नमक है। गोरे हो, काले हो, अपने देश में हो, विदेश में हो, हर व्यक्ति के खान पान की जो एक आदत है, उनके खाने में नमक होता है। गांधी जी का कहना है भाई कि गरीब है, सड़क पे सोने वाला है, भीख मांगने वाला है, नमक सबकी आवश्यकता है, अगर उस पर कर लगाएंगे तो ये तो अनैतिक है। 11 सूत्री मांग में भी कहे थे कि भाई ये कर हटा लीजिए। अब जहां जहां समंदर है, समंदर में क्या हो रहा है, नमक कानून को तोड़ा जा रहा है। आगे क्या होगा? अब जहां पे समंदर नहीं है वहां पे क्या होगा? वहां भी तो कोई कानून टूटना चाहिए भाई। अरे वाह भाई, तो अभिनव, जो मैं समझ पा रहा हूं कि आप शायद टीचर हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी शिक्षा के जरिए अब मैं स्कूल में बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ा पाता हूं। बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी खुद किस्मती है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद टीचर हैं, और ये शायद सौभाग्य है भाई। टीचर है जो कहा जाता है कि शायद उनकी पारखी निगाहें ही है। कोई इंटरमीडिएट पे लेक्चरर है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो डिग्री कॉलेज में एडहॉक पे हैं, कोई प्राइमरी स्कूल में है। तो जहां भी अगर आप लोग नवीन जागरण कर रहे हैं भाई, ये क्या है, ये शायद मेरा अपना जो है इतिहास पढ़ना पढ़ाना जो है वो सफल हो गया, अगर आप अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। चलिए भाई अभिनव, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारी बातें मर्मस्पर्शी होती हैं, ये दिल को छू जाती हैं। आइए भाई, तो आंदोलन का प्रसार आगे कैसे होगा? तो आंदोलन का प्रसार बिहार में क्या चलेगा? बिहार में नो चौकीदारी मूवमेंट चलेगा, नो चौकीदारी
आंदोलन चलेगा, कानून ही तोड़ना है चाहे जैसे तोड़िए। असल में आप लोग के भी शहर में चौकीदार होते होंगे, जो कॉलोनियों में क्या होते हैं, रात में 2 बजे 2:30 बजे डंडा पीटते हुए आ जाते हैं ना। रात में डंडा पीटते हुए अगर आ जाते हैं भाई, तो क्या है, वो आकर के जो है एक तरीके से वो कॉलोनी की रखवाली कर रहे होते हैं। उस जमाने में ये जो चौकीदार होते थे, वो अंग्रेजों के, ब्रिटिश शासन के एजेंट की तरह काम करते थे। सरकार प्रशासन जो है इनको क्या करती थी कि भाई रात में अगर कोई भी देखिए इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, किसी के घर में देर तक लाइट जल रही है या कुछ गुफ्तगू देर रात तक हो रहा है, उससे क्या कीजिए, उससे जो है सरकार को सूचित कीजिए। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है, कई सारे लोग लिख रहे हैं कि मैं भी टीचर हूं, मैं भी टीचर हूं। बहुत अच्छी बात है भाई कि हम लोग खुद जीवन में सफल हैं। चलिए, तो मुद्दे की बात क्या है कि ये चौकीदार जो है खबरिया होते थे, अंग्रेजों के खबरिया होते थे, और इससे लोगों में गुस्सा रहता है, और इसलिए कहते हैं कि भाई ये चौकीदारों को हम कर क्यों दें, जब ये हमारी रक्षा से ज्यादा जो है हमारी गतिविधियों के बारे में ब्रिटिश प्रशासन को सूचित करते हैं। अगला क्या है, तो अगला उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है। यहां पे कौन रहते हैं, तो यहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान रहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान रहते हैं। ये सब प्रश्न पूछा गया है। नॉर्दर्न वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस है, मैं बनाता हूं तो आप लोग कहते हैं ना सर कि वो आइसक्रीम की तरह दिखता है, ये पाकिस्तान को मैं उसी में दिखाता हूं। यही नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला एरिया है। यहां पे कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। इनको क्या कहा जाता था, इनको सीमांत गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। रेड शर्ट्स मूवमेंट इन्होंने चलाया था। रेड शर्ट्स मूवमेंट किससे इंस्पायर रहता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग का एक सिलेबस है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण जो है सिलेबस है, और इस सिलेबस में एक कैरेक्टर आपको दिखेंगे, गैरीबाल्डी है, मैजिनी है, मैजिनी के शिष्य गैरीबाल्डी है। लाल कुर्ती आंदोलन इटली में चला हुआ रहता है, उसी से प्रेरित होकर के खान अब्दुल गफ्फार खान ने रेड शर्ट्स मूवमेंट, रेड को अगर रूपांतरण करेंगे तो लाल, शर्ट्स मतलब यहां पे कुर्ती कर देते हैं, आंदोलन। इसके अलावा जो है नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, उत्तर पूर्वी भारत और विशेष करके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला जो क्षेत्र है, यहां पे क्या होता है, यहां पे रानी गौडिन्यू रहती हैं। रानी गौडिन्यू रहती हैं। रानी गौडिन्यू मात्र 13 वर्ष की रहती हैं, मात्र 13 वर्ष की रहती हैं। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कानून को तोड़ने का नेतृत्व वहां पे किया। मात्र 13 वर्ष की लड़की में जन जागरूकता का ये स्तर, जवाहरलाल नेहरू स्तब्ध रहते हैं, इनसे मिलते हैं, मिलने के बाद इन्हें रानी की उपाधि देते हैं, कहते हैं कि आप साधारण लड़की नहीं हो, आप रानी हो। अभी मैं बताया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में क्या है, वन कानून का उल्लंघन है, वन कानून का उल्लंघन है, देशव्यापी आंदोलन है। फिर से क्या होता है, फिर से मामला जो है गुजरात में आता है, और गुजरात में धरसाना की घटना, गुजरात में धरसाना की घटना जो है, धरसाना की घटना, धरसाना की घटना जो रहता है, यहां पे कौन है, तो यहां पर यह भी प्रश्न पूछा गया है, सरोजनी नायडू हैं, अली इमाम साहब हैं, अली इमाम साहब हैं, और गांधी जी के बेटे हैं मणिलाल हैं, मणिलाल हैं, और 25,000 सत्याग्रही हैं। सरोजनी नायडू, अली इमाम साहब, मणिलाल और 25,000 सत्याग्रही। किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, तो धरसाना का जो नमक फैक्ट्री है उस पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों आप लोग को चौरी चौरा याद आ रहा है, चौरी चौरा जो कांड हुआ था, तो चौरी चौरा में 22 पुलिस वाले मारे गए थे, और उसकी सजा गांधी जी ने क्या दिया था, पूरे देश को दिया था। मैंने शुरुआत में ही गांधीवादी विचारधारा या दर्शन बताया था, तो मैं कहा था गांधी जी के लिए साध्य जितना पवित्र था, उतना ही पवित्र वहां तक पहुंचने का साधन भी था। गांधी जी का साध्य क्या है भाई, तो गांधी जी का साध्य देश की स्वतंत्रता है। वहां तक पहुंचने का जो साधन क्या है, तो वहां तक पहुंचने का साधन सब कुछ मंजूर था गांधी जी को, अनैतिकता मंजूर नहीं था। आजादी पानी है लेकिन अहिंसात्मक माध्यम से पाना है, थ्रू नॉन वायलेंस पाना है। वो लाइन सुने होंगे ना कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। निज आन मान मर्यादा का, अपनी मर्यादा का स्वयं ध्यान होना चाहिए। गांधी जी को ब्रह्मास्त्र, सत्य और अहिंसा उनका ब्रह्मास्त्र था।
अब इस बात को भारत के जो भी अग्रणी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब इस बात को जान गए थे कि अगर हिंसा आ गया तो गांधी जी उससे समझौता, हिंसा से समझौता नहीं करेंगे। धरसाना की घटना का जो लाइव कवरेज था, कौन कर रहा था? तो धरसाना की घटना का लाइव कवरेज जो है, लाइव कवरेज जो है अमेरिकी पत्रकार रहते हैं। लाइव कवरेज अमेरिकी पत्रकार हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं। नाम क्या है भाई? तो नाम है वेब मिलर, नाम है वेब मिलर। किस समाचार पत्र के पत्रकार रहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। न्यू फ्रीमैन के समाचार पत्र के पत्रकार थे। 25,000 सत्याग्रही किसके नेतृत्व में? सरोजिनी नायडू, अली इमाम साहब और गांधी जी के बेटे मणिलाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। नमक जो फैक्ट्री है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि इस पर धावा बोलना है, धरसाना का जो नमक फैक्ट्री पर कब्जा करना है, नमक फैक्ट्री पर धावा बोलना है। यहां पे मात्र कुछ 100 पुलिस वाले रहते हैं, 25,000 सत्याग्रही हैं। अब क्या होता है भाई? जत्था का जत्था आगे बढ़ रहा है 25,000 सत्याग्रहियों का, और पुलिस वाले जो है, जो राइफल की बट होता है, बट मतलब जो उसके नीचे का, उसे मुठ कहेंगे, जो बट इसे बोलेंगे, तो राइफल का जो बट है उससे क्या करते हैं? इन सत्याग्रहियों को मारते हैं। 25,000 सत्याग्रही और सामने मात्र कुछ 100 पुलिस वाले, एक एक थप्पड़ अगर मारे रहते ना, मर गए रहते हैं, घायल भी नहीं हुए रहते, मर गए। 25,000 अगर कुछ 100 को एक एक थप्पड़ मारे रहते हैं। लेकिन बेचारे क्या है भाई, कि हिंसा ना होने पाए, फिर से वो चौरी चौरा वाली घटना ना दोहराने पाए, मार खाते गए। गांधी जी का भाई सिद्धांत है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। विचारधारा की, आदर्श की पवित्रता जो है बेटा ना, उसकी पराकाष्ठा गांधी जी है। विचारधारा और आदर्श की, सुनने में लगता है अभी आपको कोई एक थप्पड़ मारे, मैं छात्रों की मनोवृत्ति बता, कोई एक थप्पड़ मारे शायद आप, मैं गुरु जी की भी बात कर रहा हूं। वो जमाना हम लोग के गुरु जी जो थे ना, अगर गांव से है तो कोई बेहया जानता है, नाम ही उसका बेहया है। बेहया तो पोखरी जो होती है ना, पोखरी मतलब तालाब जो होता है, उससे बेहया और 20-25-30 मंगवाया, मतलब डंडा जो होता था 20-25-30 मंगवाया जाता, और खूब पटक पटक के भी मारते थे। अगर गुरुजी लोगों को लग जाता था ना कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, उस जमाने में मजाल था कि किसी का होमवर्क छूट जाए, उस जमाने में मजाल था कोई होमवर्क छोड़ दे। सुंदरकांड में कहा गया है ना कि भयभीत होए नहीं कहूं प्रीति, पटक के मारते थे भाई, और उससे क्या होता था? डर बना रहता था, डर बना रहता था, तो ऑटोमेटिक रात में नींद नहीं आती थी। आज का भाई जमाना, अगर गुरुजी मार दे छात्र को एक थप्पड़ पे शायद साले जाए, दूसरा थप्पड़ मार ले शायद साले जाए, तीसरे थप्पड़ के बाद तो वो। गांधी जी के विचारधारा को जरा समझिए भाई कि किस मिट्टी का बना हुआ वो इंसान था, किस मिट्टी का वो बना हुआ इंसान था। उस इंसान की विचारधारा की एक उंगली अगर आप दूसरी तरफ दिखा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ है। एक छोटा सा किस्सा गांधी जी का सुनाता हूं। गांधी जी से एक महिला अपने बेटे को लेकर के आती थी और कहती थी कि गांधी जी, मेरा बेटा गुड़, गुड़ आप समझ रहे होंगे, गांव से होंगे तो गुड़ समझ रहे होंगे, कहती थी मेरा बेटा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, इसको मना कर दीजिए। गांधी जी रोज उस औरत से कहते थे बहन कल आना, कल मना कर दूंगा। फिर आती थी अगले दिन, फिर कहते थे बहन कल आना, कल मना कर दूंगा। उस औरत को लगता है कि 2 मिनट का काम है कि बोल देना है कि गुड़ मत खाओ, गुड़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसी के लिए रोज बुलाते थे, रोज वो महिला पैदल जाती थी। अब ये रोज रोज वाला जो चक्कर है, एक दिन वो महिला जो है आप आंखों बैठी और कही गांधी जी एक छोटी सी बात के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरा बेटा गुड़ ज्यादा खाता है, इसको मना कर दीजिए, रोज आप गोल गोल घुमा रहे हैं कि कल आना कल आना कल आना। गांधी जी फिर से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि बहन कल आना। अगले दिन जब वो औरत जाती है, उस लड़के से कहते हैं कि बेटा ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ स्वास्थ्य के लिए, ज्यादा मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो औरत बोली कि जब यही एक लाइन बोलना था तो पहले ही दिन बोल दिए रहते। विचारधारा की पवित्रता को समझिए भाई ना। औरत हल्ला करके बोली कि जब यही बोलना था तो पहले ही दिन बोल दिए रहते, इतने दिनों से रोज रोज अगले दिन कर रहे हैं। गांधी जी का जवाब क्या था कि बहन एक उंगली किसी को जब व्यक्ति दिखाता है तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है। तो कहे मैं भी बहन गुड़ ज्यादा खाता था, इसलिए मैं आपके बेटे को नहीं बोल पा रहा था, पहले मैं अपनी आदत छोड़ा हूं कई दिनों में, जाकर के मैं छोड़ पाया, फिर उसके बाद मैंने। मजाक है क्या भाई? एक कार्यकर्ता ने, कोई ऐसा भी नहीं था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या गांधी जी के गुरु ने कहा कि खादी बड़ा महंगा है, एक साधारण से कार्यकर्ता ने कहा, और वो व्यक्ति जीवन भर आधी लंगोट पहन के घूमता रहा। क्यों? एक उंगली अगर मैं जनता को कहूंगा खादी पहनो, तो पहले अपने ऊपर भी तो लागू होना चाहिए। यही बच्चों गांधीवाद है, यही गांधी जी की शख्सियत है। चलिए, तो यहां पर 25,000 सत्याग्रही हैं, इनको राइफल के बट से मार रहे हैं, ये घायल हो रहे हैं, रक्त की धारा, खून निकल रहा है, तब तक मार खा रहे हैं जब तक जत्था बेहोश होकर गिर नहीं जा रहा है। जब बेहोश होकर गिर जा रहे हैं तो पीछे वाला जत्था आ रहा है, उनको उठा करके साइड में रख रहा है, कर रहा है मुझे मारो। पुलिस वाले फिर उस राइफल की मुठ से पीछे के जत्थे को मारते हैं, फिर वो घायल होते हैं, तब तक मार खाते हैं जब तक घायल होकर गिर नहीं जाते। बच्चों, मैं कई बार आप लोगों से ये दरख्वास्त किया हूं कि अभी पढ़ने का, सीखने का समय, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए।
मैं मेरा एक बड़ा ही फिक्स लाइन है, बड़ा ही पिट लाइन मैं कहता हूं कि दिया लेकर के भी खोजेंगे ना तो आप जैसा देश, भारत जैसा देश, इसलिए नहीं करूंगा, मैं यहाँ का वासी हूं, दिया लेकर के भी खोजेंगे ना तो पूरे विश्व के इतिहास में भारत जैसा देश नहीं मिलेगा। वाह रे गांधी जी और वाह रे गांधी जी का समर्थक और वाह रे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पवित्रता। पूरे दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण बता दीजिए कि 25,000 लोगों का हुजूम, मार खाते खाते खून निकलते निकलते बेहोश होकर गिर गए, लेकिन एक थप्पड़ तक नहीं मारा। और इस घटना का आंखों देखा हाल कौन देख रहा था? अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर। उसने समाचार पत्र में क्या हेडिंग लिखा भाई? उसने कहा एक पत्रकार के रूप में मैंने पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक रक्त रंजित क्रांतियां देखी है, खून की धारा बहाते हुए लोगों को देखा है, एक मानव समुदाय का दूसरे मानव समुदाय के रक्त के पिपासु होते हुए मैंने देखा है। तो होता है भाई ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लीजिए। तारीफ तो तब है जब कोई दूसरा आपकी तारीफ करे कि न्यू वेब मिलर हमारे भारत के नहीं है, ये अमेरिका के पत्रकार है। तारीफ के शब्द सुनिए, कहा कि मैंने दुनिया में असंख्य आंदोलन देखे, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के रक्त का पिपासु होते हुए देखा, मानवता का दुश्मन होते हुए देखा, लेकिन कहा कि धन्य है भारत की धरती और धन्य है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पवित्रता, जहां पे 25,000 सत्याग्रहियों की भीड़ मुट्ठी भर अंग्रेजों से मार खा रहा है, मार खा करके बेहोश होकर गिर रहा है, लेकिन किसी ने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। बच्चे, प्यारे बच्चों, ये थे हमारे गांधी जी, ये थे गांधी जी के अनुयायी। लाइन सुने ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूं। फिर से प्यारे बच्चों, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं कोई भाव में इमोशनल होकर के बातें आपसे नहीं, मैं इतिहास के तथ्य रख रहा हूं, इसलिए मैं ये सारा नाम भी लिखा हुआ हूं। इतिहास के तथ्य, भारतीय इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन के तथ्य पे बात कर रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी जो कहा जाता है ना कि तीर नहीं छोड़ रहा हूं। जो कानों से सुनते होंगे भारत वसुधैव कुटुंबकम है, भारत जो है पूरी दुनिया को, मानवता को जोड़ने का काम करता है, भारत विश्व गुरु है। अभी तो आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, जब प्राचीन भारत में आएंगे ना, प्राचीन भारत सबसे कठिन सेगमेंट होता है। प्राचीन भारत में जब हमारे भारत की गौरवगान को सुनेंगे तो फिर से मैं कहता हूं ना कि अभी सोच छोटी है ना, सोच छोटी है, बड़े सिकवा शिकायत होते हैं अपने देश से। हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारे देश में जातिवाद है, हमारे देश में संप्रदायवाद है, सब बुराइयां दिखती होंगी। अरे कुछ सकारात्मकता को भी तो देखिए भाई, अवसर हमारे पास भी था, अवसर हमारे पास भी था कि हम मुस्लिमों को अपने देश से खदेड़ दें, अवसर हमारे पास भी था कि हम सिख और ईसाई ही थे ना, अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे, ईसाइयों को खदेड़ दें। ये सोच एक देश में कहां पर आई, कैसे आई? देख रहे हैं ना, ये हमास 5 मिसाइल दाग रहा है, इजराइल जो है बाकायदे जवाब दे रहा है। हम उस संस्कृति के बच्चों वाहक नहीं है जहां पे मानवता मानवता की दुश्मन बन जाए। आप हमारी परमाणु नीति को भी पढ़े होंगे कि हमारी परमाणु नीति क्या है? नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति है। हम पहले कभी अपना परमाणु बम प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी आत्मरक्षा में कर सकते हैं, लेकिन किसी को डराने के लिए। और इसीलिए हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रही है, और इत्मीनान कीजिए कि जो हम लोग हैं सदियों तक रहेंगे। इस तरीके से आंदोलन क्या है? आंदोलन अपने घर पे है, आंदोलन अपने सवाब पर है, आंदोलन अपने चरम पर है, लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। ब्रिटिश शासन अब असहाय हो गई है, करे तो क्या करें, मार रहे हैं तो पूरी विश्व की मीडिया जो है उसमें हाय तौबा मचा रही है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो आंदोलन इसी तरीके से और ज्यादा लोकप्रिय होता जाएगा। यही तो गांधी जी का जो सुने होंगे भाई ना, अगर विरोधी होंगे तो गांधी को आपको लग रहा होगा ये गुरु जी क्या सुना रहे हैं, ये तो अगर बचपन से कानों में गांधी जी का विरोध डाला गया होगा तो आपको लग रहा होगा ये क्या सुना रहे हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं मानता हूं कि ये देश की आजादी केवल गांधी जी की वजह से नहीं मिला है, असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। ये देश की आजादी केवल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से भी नहीं मिला है। अगले सप्ताह में आप देखेंगे उसमें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं, यार ये 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वही रूस यूक्रेन के खून का प्यासा है, वही यूक्रेन रूस के खून का प्यासा है, यही हमास फिलिस्तीन जो है इजराइल के खून का प्यासा है। क्या हो रहा है पूरी दुनिया में आप लोगों की आंखों के सामने है। जो उनकी तमन्ना थी बर्बाद हो जा, अरे अंग्रेजों की तमन्ना तो यही थी ना कि बर्बाद हो जा, मगर है खुदा हम आबाद हो गए। तो कहने का मतलब है कि 5,000 सालों का बच्चों हम लोगों का गौरवमय इतिहास है, और हमने कभी विष के बीज नहीं बोए। इस 5,000 साल के इतिहास में ये हमारा ही देश रहा है। 85% हम हिंदू हैं। 5,000 सालों का गौरवमय इतिहास है। कहीं से मुझे उठा के बताइए कि हमने कभी किसी का जबरन धर्मांतरण करवाया है? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज द समथिंग, द ग्लोरी एंड द समथिंग, द कल्चरल लीगेसी ऑफ द ग्रेट इंडियन हिस्ट्री। जब ये पंगु हो जाते हैं भाई तो क्या होता है, अंत में समझौते के लिए आते हैं। समझौते में क्या होगा, दिन रहता है
5 मार्च 1931 है। 5 मार्च 1931 को क्या होगा? गांधी इरविन समझौता होगा। गांधी इरविन समझौता में इरविन का क्या तर्क रहता है? कल ही मैंने बताया था कि साइमन कमीशन आया 1930 में अपनी रिपोर्ट दिया। 1930 में जो उसने अपनी रिपोर्ट दिया, क्योंकि भाई साइमन का देशव्यापी विरोध हुआ था, जहां भी गया उसे काले झंडे दिखाए गए। जब वो गया ब्रिटेन तो कहा कि भारत के लिए कुछ कीजिए भाई, भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वो कहता है कि भारतीयों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि उनको समानता के धरातल पर बैठा कर उनसे बातचीत कीजिए। और साइमन कमीशन की इसी रिकमेंडेशन के आधार पर गोलमेज सम्मेलन हुए। 1930 वाले में कांग्रेस भागीदारी नहीं की थी। इरविन जब देखते हैं कि हालत बहुत खराब है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन की भारत में बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, गांधी जी भाई जो कहा जाता है विचारों की पवित्रता, भोले भाले उनको फंसा लिया जाता है। और शायद इरविन अगर चाल चला रहता ना तो इरविन की ही चाल थी, लेकिन इतना सटीक चाल चला ना कि उस चाल में गांधी जी, इरविन कहा कि गांधी जी से भाई जाके बोलिए जो है क्यों इतना पूर्ण स्वतंत्रता, भाई 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य हो गया था, क्यों इतना हाई तौबा मचाया? पूर्ण स्वतंत्रता वायसराय तो दे नहीं सकता, मैं तो प्रतिनिधि हूं। कहा कि 150 सालों के ब्रिटिश शासन में पहली बार समानता का दर्जा जो है आपको दिया जा रहा है, गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। गांधी जी आप यहां भारत में क्यों हाई तौबा मचाएं? और आपको ये पता है कि हमारी सीमा में भी नहीं है, आप जाइए एक बार लंदन जाकर के वहीं पे हाईनेस उनसे बातचीत कर लीजिए। तेज बहादुर सप्रू रहते हैं जो मध्यस्थता करवाए रहते हैं। लोहा लोहे को काटता है। भारती ने इरविन की बातों को बोला, गांधी जी रैप हुए। और इसी से क्या होता है? इसी से जो है गांधी इरविन समझौता के साथ ही प्रथम चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ। और गांधी जी क्या होते हैं? गांधी जी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी के लिए ब्रिटेन गए। तो चलिए बच्चों, क्या था आज टेक्निकल डिस्टर्बेंस की वजह से क्लासेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, फिर भी मैंने समय सीमा से ज्यादा ही आप लोगों के साथ, आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि टॉपिक एक आयाम पे आ चुका है। तो यहां से कल मोमेंटम भी बना रहेगा, आपके अंदर उत्सुकता भी रहेगी कि क्या हुआ। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं? आज की क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रथम चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है समाप्त हो चुका है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी के लिए ब्रिटेन गए, वहां पर क्या हुआ, फिर उसके बाद द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ और आगे की घटनाएं क्या हुई, इस पर हम लोग कल चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल हम लोग फिर से अपने निर्धारित समय पर इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।